नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्षमता क्लासेस में। तो चलिए हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी और इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स हो, जो भी आपके एग्जाम्स में मैथ्स पूछे जाते हो, रीजनिंग पूछे जाते हो, जीके पूछे जाते हो, इन सब के लिए एक ही जवाब है आपके पास, क्षमता क्लासेस। तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम बेसिक से, जिसको कुछ नहीं आता वो भी देखिए इस वीडियो को। आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आपके एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। ये लीजिए पहला सवाल, जिसको मैंने कॉन्सेप्ट के साथ पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल शुरू से वीडियो देखना चालू कर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि द वेरिएंस ऑफ ए सेट ऑफ डेटा इज 144। क्या बोला है कि वेरिएंस की वैल्यू कितनी दी हुई है। तो मैं पहले बता चुका हूं कि वेरिएंस को किससे डिनोट करते हैं। तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 144 दी हुई है। आपसे पूछता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो वेरिएंस हो गया सिग्मा स्क्वायर, और ये सिग्मा स्क्वायर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो आपको सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको डाउट हो सकता है कि यहाँ प्लस माइनस 12 भी दिया है और ये 12 भी दिया है, लेकिन जो आपको वेरिएंस की वैल्यू लेनी है वो प्लस में 12 लेनी है, क्योंकि रेलवे ने आंसर 12 ही दिया था, न कि प्लस माइनस 12। चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल में। देखिए ये स्पीड टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि मोनल कुमार ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स अ टोटल टाइम ऑफ 39.5। कहने का मतलब है कि टोटल टाइम इनको कितना लगा है, टोटल टाइम इनको कितना लगा है, टोटल टाइम 39.5 मिनट लगा है। तो आप इसको किस में चेंज कर देंगे, 60 से डिवाइड करके इसको आप आवर में बदल देंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास जितने भी स्पीड दिए हुए हैं सब किलोमीटर पर आवर में दिए हुए हैं। तो आप जब आप आरएचएस में यहाँ पर टाइम ले रहे हैं तो आपको इस तरह भी टाइम बनाना होगा। तो टाइम किसके द्वारा लिया गया, तो तीन डिफरेंट स्पीड है, तो T1 प्लस T2 प्लस T3, ये कितना हो गया 39.60 हो बाई 60 हो गया। आप इसको हटा के 600 कर दीजिए। और T1 कितना हो जाएगा, तो टाइम आपको पता है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है ना, तो हमको तो निकालना ही है। तो अब देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो x बाई ये 3 ट्रेवल करेगा, उसी तरह से ये x बाई 5 ट्रेवल करेगा, और ये कितना ट्रेवल कर जाएंगे, ये कर जाएंगे x बाई 8 ट्रेवल करेंगे। लेकिन आप देखिए आपसे क्या बोला गया है कि 3 इक्वल डिस्टेंसेस विथ स्पीड ऑफ इतना इतना और इतना, मतलब 3, 5 और 8 के साथ किया है। तो जो आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस बटेगा वो 3 भाग में, इक्वल भाग में बटा हुआ है। तो मतलब हम क्या मान लेते हैं, अगर हम इसको x/3 और x/3 लेंगे तभी तो ये मिलकर x आएगा। तो आपको हर जगह क्या करना है, यहाँ 3 से डिवाइड कर देना है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए 395/600। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत तेजी के साथ। तो इसको x/3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/8 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा, आपको यहाँ बचेगा 395/600 बचेगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, फटाफट यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से आप 3 से काट दीजिए इसको, तो ये बच गया 200 आपके पास। और यहाँ पर आप 5 ले सकते हैं, तो 5 के 20 40 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 5 से 35, 5 9 45। अब 3, 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा। देखिए 3, 5 और 8 से वो नंबर आपको खोजना है जो कि डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो कौन सा नंबर होगा वो, तो वो नंबर हो जाएगा 5 3 15, 15 120। तो ये हो गया 120। तो यहाँ हो गया 40, यहाँ हो गया, तो 5 दूना के 10, 5 के 20, 24 हो गया। और उसके बाद 8 एकम 8 और 8 बचे 40, तो 15 हो गया। और यहाँ कितना था आपके पास, x था इज इक्वल टू 79/40। तो आप देख लीजिए 40 से ये 3 बार में चला गया, तो 5 4 9 और 4 2 6 1 7, मतलब ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया। तो मतलब आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर। चलिए तो आपका पहला आंसर कितना आ गया, 3 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चंस जो है काफ़ी खराब दिख रहा होगा, मैं उसको सही कर दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखा गया है आपके पास कि अगर माइनस का मतलब, अगर माइनस और गुना का साइन चेंज कर दिया जाए, ठीक है, किससे,
7 से और क्या कहा गया है, 7 और 3 को इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब माइनस को गुना के साथ इंटरचेंज कर दिया जाए और 7 को 3 के साथ। आप ध्यान देंगे कि ये माइनस नहीं है, 7 को 3 के साथ चेंज किया गया है और माइनस को गुना के साथ चेंज किया जाए। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो दिया हुआ इक्वेशंस है वो कौन सा करेक्ट है। तो चलिए देख लेते हैं, आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो हम चालू करते हैं सबसे आखिरी क्वेश्चन, अपने आखिरी सेक्शन से। तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस को रिप्लेस करेंगे गुना से और गुना को रिप्लेस करेंगे माइनस से और इज इक्वल्स टू, और 7 को 3 के साथ करना है तो यहाँ 7 कर लीजिए और 7 को किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। तो 140 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, तो ये गलत हो गया। चलिए सी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो 3 को 7 से करना है तो यहाँ 7 माइनस 3 इंटू, और ठीक है यहाँ पर इंटू आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -1 और ये बिल्कुल 20 के बराबर आ जाएगा क्योंकि 21 में से 1 जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या लग गया, सी हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपको कहा है सिंप्लीफाई कीजिए, तो बिल्कुल आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3x² माइनस 12x हो जाएगा। तो अब आप देखिए 3x² को आप लिख लीजिए और 12 में से 7 जाएगा तो 5, तो 3x² माइनस 5x आपका आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है कि बताइए मोड ऑफ द डेटा क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मोड क्या होता है। तो देखिए आपके पास ये सीरीज ऑफ नंबर्स दिया हुआ रहेगा, आपको बस इसमें चेक करना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप 1 सेकंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप 1 से 2 सेकंड में कर लेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपको 4 आपको सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट किया गया है, सिर्फ 4 ही एक ऐसा डिजिट है जो कि 2 बार रिपीट किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है, और देखिए जी हाँ बिल्कुल ये कंटेंट कहाँ से लिया गया है, आपको विकिपीडिया से लिया गया है। तो चलिए आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो जी हाँ आपको यहाँ पर अभी आप सोच कर बताइए कि यहाँ पर कौन है। तो इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, तो आपको सही जवाब होगा पीयूष गोयल साहब क्या है अभी इसकी मिनिस्ट्री को संभाल ले रहे हैं। और इंडिपेंडेंट चार्ज में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पीयूष गोयल हो जाएगा। ठीक है, और पीयूष गोयल साहब की आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि और कौन सी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं पीयूष गोयल साहब। चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। तो पीयूष गोयल साहब के पास अभी कितनी मिनिस्ट्री हो गई है, 3 मिनिस्ट्री हो गई है। पहला तो आपको पता चल ही गया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। दूसरा इनके पास मिनिस्ट्री कौन सा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भी अभी यही संभाल रहे हैं, और मिनिस्ट्रीज ऑफ रेलवे को भी यही संभाल रहे हैं, और फूड और डिस्ट्रीब्यूशन भी यही संभाल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि tan a की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके पास। tan a की वैल्यू दी हुई है 15/8 और tan b की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास 7/24 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि tan a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, नहीं पता है तो ऐसे फॉर्मूले को आप जरूर याद रखिए, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो आपके मन में सवाल आएगा कि tan a माइनस बी तो पूछ सकता है। जी हाँ बिल्कुल पूछ सकता है। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस लगा देना है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लगा देना है। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, चलिए तो बस आपको सॉल्व कर देना है। तो tan a प्लस बी आपसे पूछा गया है, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan a की जगह कितना है, तो 15/8 है। ठीक है, चलिए मैं tan के साथ 15/8 के साथ tan भी लगा दिया, कोई बात नहीं। तो बस आप चलते जाइए, tan कितना है 15/8 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 15/8 गुना 7/24। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 24 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 15 या 45 जोड़ 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर देख लीजिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको थोड़ा सा आसान कर लीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। अब आपके पास क्या हो जाएगा 8 × 8 = 64, 64 में से 35 घटा दीजिए और नीचे 64 लिख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 45 और 7 52, 52/24 गुना आप कर लीजिए 64 में से 35 घटा दीजिए तो 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा 29। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास,
8 टाइम 64 और 8 तरीके 24 हो जाएगा। क्या ये 3 से कट जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल ये 3 से नहीं कटेगा। तो अब देखिए कितना आता है आपको ये सॉल्व करने पर। तो 52 8 दूना 16, 8 पचे 40 और 1 41 डिवाइडेड बाई 29 किया तो 9 तिया 27 87। तो 416/87 क्या आपके पास ऑप्शन में है? जी हाँ, बिल्कुल ये आपका सही ऑप्शन हो गया है। बिल्कुल, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है आपको मेरा वीडियो, तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि एक मोबाइल बिल जो है क्या कॉस्ट कर रहा है? 10 रुपया लग रहा है 3 मिनट 30 सेकेंड बात करने पर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि 4 मिनट 10 सेकेंड अगर आप बात करते हैं तो आपका कितना पैसा उठेगा? ये तो बिल्कुल क्वेश्चन जो है पुराने जमाने में पहुंचा दिया गया है। तो चलिए आपको क्या दिया हुआ है कि 3 मिनट 30 सेकेंड का बिल कितना आ रहा है आपके पास? 3 मिनट 30 सेकेंड का बिल जो है आपके पास 10 रुपये आ रहा है। तो 3 मिनट 30 सेकेंड को आप पूरे को पूरे सेकेंड में चेंज कर दीजिए तो 6 18 हो गया। 180 प्लस 30 कितना हो गया? 210। मतलब आपने 210 सेकेंड बात किया है तो आपका 10 रुपया लगा है। अब आपसे पूछा गया है कि 4 मिनट 10 सेकेंड के कितना होगा? तो 4 मिनट 4 छक 24, 240 और 10 हो गया 250 सेकेंड। और 250 सेकेंड का आपका कितना बिल आ जाएगा? तो 10/210 हो जाएगा एक के लिए। तो आपसे पूछा कितना गया है? 250 के लिए, बस गुना कर देंगे, यहाँ से ये चला जाएगा तो 25 दहा में 250, 250/21 कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 11.9 रुपये आएगा। क्या आपके पास है ऑप्शन में? जी हाँ, बिल्कुल है ऑप्शन में। 11.9 राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछा है कि नॉइस का आंसर, आपका पूछा गया है कि नॉइस को किस चीज में मेजर करते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बिना सोचे समझे डेसिबल आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए डेसिबल से आपको क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि नॉर्मल, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नॉर्मल जो साउंड है जो कि एक ह्यूमन बींग सुन सकता है, तो इस पर कितनी बार सवाल पूछा गया है आपके रेलवे में ही। मैं बता देता हूँ कितने डेसिबल तक आप सुन सकते हैं। उससे पहले बता दूं डेसिबल साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस बात को बताया था। तो देखिए नॉर्मल ह्यूमन रेंज जो होता है आपका, आपके एग्जाम में ऑप्शन जो होता है 45, 55, 65 इस तरह से आता है आपके पास। तो आप उस समय जो है आप 45 से 55 के बीच में ही आप आंसर को लगाएं, है ना। आप लगाए जरूर 45 से 55 डेसिबल के बीच में ही आप लगाएं, क्योंकि इसके बाद जो है ह्यूमन का रेंज जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है कान, है ना। तो आपको ऑप्शंस में अगर 45 और 55 दिख रहा है तो बिल्कुल आप इस पर जाएं। बाकी मैं बता देता हूं, अगर हर्ज में जानना चाहते हैं तो हर्ज किस चीज की यूनिट है? तो हर्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी 1/टाइम होता है। और हर सॉरी, अगर हर्ज को आप देखेंगे तो अगर ह्यूमन का अगर आप हर्ज में देखना चाहते हैं तो कितना होता है? जो ऑडिबल रेंज होता है तो ये होता है 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज तक होता है। ठीक है, 20,000 हर्ज तक होता है। और ओम क्या होता है? तो ओम किसकी यूनिट होती है? तो ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, आपको ओम्स लॉ से पता है कि V बराबर IR होता है। तो R क्या होता है? V/I होता है। तो आपको ओम की जगह कभी लिख कर आ सकता है वोल्ट पर एम्पियर भी लिख कर आ सकता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, और वोल्ट क्या होता है? अभी अभी मैंने बताया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो अमाउंट ऑफ चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, है ना। मतलब वर्क डन जो किया गया किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में, है ना, वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। क्योंकि चार्ज को ही तो ये कर रहा है। वर्क डन क्या होता है? जूल होता है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो अगर पूछा जाए कि वोल्टेज क्या है तो वोल्टेज को क्या बोलेंगे? जूल पर कूलम भी बोलेंगे। तो आई होप आपको इस सवाल से रिलेटेड सारे आंसर मिल गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडियन सिटीजन। बिल्कुल पॉलिटी का बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा यहाँ पर क्या जा रहा है? आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताइए कि कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो क्या राइट टू इक्वलिटी है? जी हाँ, बिल्कुल ये सही आंसर है। मतलब कहने का मतलब ये बिल्कुल सही है। राइट टू प्राइवेसी आते हैं बाद में। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल। तो राइट टू प्रिवेसी आपका यहाँ पर फंडामेंटल राइट नहीं है। चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। तो चलिए अपने इस
फंडामेंटल राइट को पूरा डिटेल में कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट, पहले तो आपके पास कितने तरह के राइट होना चाहिए। तो आपके पास कितने तरह के राइट होना चाहिए, तो आपके पास कौन कौन सा राइट होता है, तो नेचुरल राइट होता है, ह्यूमन राइट होता है, सिविल राइट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, और एक जो आप पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स में आपके पास पता होना चाहिए कि कितने सारे आर्टिकल आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल कितना हो जाएगा, तो 14 से चालू होता है। आर्टिकल कहाँ से चालू होता है फंडामेंटल राइट के लिए, तो आर्टिकल 14 से लेके 35 तक चालू होता है। तो 14 में आपको क्या होता है, तो 14 में इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता है। आर्टिकल 20 आपको याद होना चाहिए, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस होना चाहिए। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 23 क्या होता है, प्रोविजन ऑफ द ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। उसी तरह से आर्टिकल 25 आप याद कर सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। उसी तरह से आर्टिकल 27 भी आप याद कर सकते हैं। और आर्टिकल 15 का आप आर्टिकल जरूर 17 याद कर लीजिए, क्योंकि वो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो राइट ऑफ प्रिवेसी को जो है, राइट टू प्रिवेसी को हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से, और इनको कहाँ ले जाके डाल दिया गया, तो 300 में डाल दिया गया है। आई होप आपको इससे रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए आपका पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी, और ये फंडामेंटल पार्ट 4A है, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A। तो आपको यहाँ पर सब कुछ दिख जाएगा। तो मैंने आपके लिए पूरा कुछ लगा दिया है, आप बिल्कुल पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़िए। तो देखिए उसमें क्या है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। और आपको आर्टिकल याद ही होने चाहिए, 14 से 18, 19 से 22 फ्रीडम के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए 23, 24, उसके बाद 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए, कल्चरल और एजुकेशनल राइट 29, 30 होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के लिए। तो राइट टू प्रॉपर्टी प्राइवेसी आपका हटा दिया गया है। तो ये आपका सॉरी, मैंने आपको राइट टू प्रॉपर्टी 308 बता दिया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। राइट टू प्रिवेसी जो है आपका किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट नहीं है। हालांकि प्रिवेसी पे भी सवाल बहुत ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से ये भी न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है, तो आप बिल्कुल इसे पढ़ाई कर लेंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो द हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, विच बिलोंग्स टू। तो बिल्कुल हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप किसके द्वारा बनाया गया है, तो यहाँ पर आपका यूके बिल्कुल गलत जवाब, रसिया भी बिल्कुल गलत जवाब, कनाडा भी बिल्कुल जवाब, आपका यूएसए। ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये नासा के द्वारा बनाया गया है। और ये जो है इसको कहाँ छोड़ा गया था, तो लो ऑर्बिट में छोड़ा गया था, लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा गया था। ठीक है, और कब छोड़ा गया था, तो 1990 के दशक में इसको छोड़ा गया, और आज भी ये ऑपरेशन में है। ठीक है, हालांकि इसकी लाइफ टाइम जो है 30 साल के लिए रखी गई थी, लेकिन आज भी ये जो है स्पेस में अपना काम कर रहा है। और ये जो है ये किसके नाम पे रखा गया था, तो ये एडविन हबल साहब जो थे, उन्हीं के नाम पर जो है इन्होंने इसको डिजाइन किया था। मतलब हबल टेलीस्कोप को इनको नाम पर रखा गया है, और ये नासा का ऑब्जर्वेटरी से छोड़ा गया था, है ना, ताकि डिफरेंट डिफरेंट तरंगों को ये पढ़ सके, और हमारे अर्थ को जो है भेज सके कि स्पेस के बारे में पूरी जानकारी। अच्छा, इसको मैन्युफैक्चर कौन किया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने लगे हैं। तो क्योंकि ये भी चर्चा में था, आप लॉकहीड मार्टिन का नाम सुने होंगे, तो लॉकहीड मार्टिन ही इसको बनाया है ना। अपाची हेलीकॉप्टर वगैरह भी लॉकहीड मार्टिन ने ही बनाया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप 90 से जोड़ दीजिए 2020 को, तो इसने अपना 30 साल पूरा कर लिया है। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है 30 ईयर्स जो है पूरा कर लिया है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूरा कर लिया है, और उसका लाइफ भी नहीं है, लेकिन अभी भी ये काम कर रहा है पूरी तरह से। चलिए मैं करंट अफेयर के सेशन में इसको बिल्कुल और डिटेल में कराऊंगा। देखिए अब आपके पास यहाँ क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि डोमेस्टिक, आपको बताना है कि कौन सा लॉजिकली फॉलो कर रहा है। डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ द इंडिजिनस क्रूड ऑयल। बोलता है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ द इंडिजिनियस क्रूड ऑयल, मतलब जितना प्रोडक्शन हो नहीं रहा है क्रूड ऑयल को, उससे ज़्यादा तो डिमांड ही हो गया है। तो हम स्टेटमेंट को 100% ट्रू मान के चलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपना कंक्लूजन क्या कह रहा है, कि क्रूड ऑयल मस्ट बी इम्पोर्टेड। तो क्रूड ऑयल मस्ट बी इम्पोर्टेड होना चाहिए आपके हिसाब से।
तो आपका जो यहाँ पर क्रूड ऑयल इंपोर्टेड कहाँ से होगा? जब तक आप प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं तो इंपोर्ट कहाँ से करेंगे? डोमेस्टिक डिमांड मस्ट बी रिड्यूस्ड, ऐसे कैसे हो सकता है? तो खाना पीना कैसे बनेगा? ठीक है, अगर तो ये दोनों में से कोई नहीं होगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइए कौन से कंट्री को रॉजर फेडरर, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी लॉन टेनिस के, देखिए टेनिस और लॉन टेनिस में अंतर होता है। तो लॉन टेनिस के खिलाड़ी जो रॉजर फेडरर हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो नन अदर देन ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड जो है, इन्होंने, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1981 में हुआ था स्विट्जरलैंड में। और इन्होंने कब से खेलना चालू किया था? तो जब ये 11 वर्ष के थे तभी से इन्होंने खेलना चालू कर दिया है। ठीक है, और इनके नाम पर ही रिकॉर्ड है बहुत सारे ग्रैंड स्लैम जीतने का। इन्होंने सबसे ज्यादा अभी तक ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आपसे पूछा गया है कि जो कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 2% एंड 40% इज ₹3, तो रेशियो ऑफ द टू सेलिंग प्राइस पूछा गया है आपसे। तो चलिए ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं, आपको रेशियो पूछा गया है तो मान लेंगे कि जैसे देखिए आपके पास क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 2% एंड 14% इज ₹3। तो पूछा है कि सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा आपके पास। तो कैसे सवाल, इस तरह के सवाल को हम लोग हैंडल करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि आप जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेता हूँ, 600 रुपया मान लेता हूँ। आप पूछेंगे क्यों 600 मान रहे हैं, मैं बताता हूँ। अब देखिए अगर मैं सेलिंग प्राइस जो है, ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर निकालता हूँ 2% प्रॉफिट पर, तो कितना हो जाएगा आपके पास? आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 102 बटा 100 गुना 600, तो आपके पास कितना आ जाएगा? तो ये आपका 102, सॉरी 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 सॉरी, मैं आपको फिर से, मैं इसको 100 रुपया मान लेता हूँ, है ना, 600 बोला गया, 100 रुपया मान लेता हूँ। 100 मान के भी बना सकते हैं और आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। अगर 2% का लाभ है तो एसपी कितना हो जाएगा? 102 रुपया। उसी तरह से आपका जो एसपी 2 हो जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस 1, और ये 14% प्रॉफिट पर कितना हो जाएगा आपके पास? 114 रुपया हो जाएगा। 100 मान के बनाने में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आसान पड़ेंगे और आपका जल्दी सवाल हल भी हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है रेशियो, तो आप रेशियो निकाल दीजिए फटाफट, 102 बटा 114 कर दीजिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 17 छक 102, तो 114 तो किससे कटेगा आपको? तो आप काट लीजिए, 2 पचे 10, 2 एकम 2, और 2 पचे 10, 2 पचे 14, तो 19 के 57 नहीं, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3 से कट जाएगा आपका, तो 3 19 57 आ गया, और उसके बाद 3 कम 3, 3 सत 21, तो 17/19 बिल्कुल आपका ऑप्शन में दिख रहा है, 17/19। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन व्हिच एक्सटीरियर एंगल्स आर ईच 45 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स आपसे पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है। तो जो ईच एक्सटीरियर एंगल होता है पॉलीगॉन का, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन क्या होता है आपका? ये होता है 360 डिग्री बाई एन होता है। ठीक है, तो आपको ईच एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, तो 360 बटा एन कर दीजिए, आपका एन ही तो साइड है, तो 360 बटा 45 हो गया। और ये सवाल आपको 110%, ये सवाल आपको एनटीपीसी में इस तरह के सवाल देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, और अब तो खुशखबरी भी आ गई है कि अब एनटीपीसी के एग्जाम्स जो है वीके यादव सर ने अनाउंस भी कर दिया है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई, तो आपका आंसर सी हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रायर टू इंडिपेंडेंस द फर्स्ट इंडियन जूट मिल वाज सेटअप इन। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला जूट मिल कहाँ सेटअप किया गया था? तो रिसरा में किया गया था। और ये रिसरा कौन सा प्लेस है? तो ये कहाँ पर है? तो ये हुगली नदी के किनारे, जो कि बंगाल में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए बोलता है कि एच आई वी इज पास फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट। बोलता है कि किस तरह से जो है आपका, तो देखिए बिल्कुल मॉस्किटो नेट से, मॉस्किटो के बाइट से भी आपको एच आई वी हो सकता है अगर वो इन्फेक्टेड है, तो निडल शेयरिंग से भी हो सकता है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। नहीं, मॉस्किटो बाइट से अभी तक तो कोई ऐसा एविडेंस आपको नहीं मिला है जिससे कि मॉस्किटो बाइट से आपको पता चलता हो कि एच आई वी फैलता हो, है ना। तो मॉस्किटो बाइट ही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है, माँ से बच्चे में, उसके बाद नीडल शेयरिंग से और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी आपको एचआईवी हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द, चलिए मैं पीछे कुछ डिटेल बता देता हूँ।
कि आपको यहाँ पर एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम सिंड्रोम। और आपको HIV का भी फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी तो वायरस होता है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि एच आई वी का फुल फॉर्म तो आपने जान ही लिया है ना, और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, ठीक है। और इसका खोज कहाँ से हुआ था, तो इसका खोज आई होप 1970s में हुआ था, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। तो विच ऑफ द थ्री रिवर्स एट त्रिवेणी संगम इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में जो है, क्योंकि यूपी भी बहुत चर्चा में रहा है, तो आपको ये सवाल भी पूछा जा सकता है, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद इज एन अंडरग्राउंड रिवर। तो पूछा गया है कि वहां पर कौन सी ऐसी रिवर है जो दिखाई नहीं देती है। तो मेरा सौभाग्य है, मैं वहां पर गया हुआ हूँ संगम में। तो वहां पे गंगा यमुना सरस्वती जो होती है, तीनों का मिलन होता है, लेकिन वहां पर आपको जो सरस्वती रिवर है वो दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जो वेद और महाभारत के हिसाब से जो है वो माना जाता है कि जो सरस्वती है वो सूख गई थी, ठीक है, डेजर्ट में, थार डेजर्ट की ओर। और हिंदू ऐसा मानते हैं कि सरस्वती रिवर आज भी बहता है, ठीक है, और वो मीट करता है गंगा और यमुना में संगम इलाहाबाद में। चलिए काफी जानकारी हो गई, आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि अशोक पिलर ऑफ दिल्ली हैज बैफल्ड साइंटिस्ट एज इट वेदर्स ऑल vagaries of the weather and yet does not rust or corrode, विच इज इट मेड ऑफ। पूछा गया है कि जो अशोक का पिलर है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, वो किस तरह से, तो आपको पता है कि लोहा को राजा बोला जाता है, तो इसका आंसर बिल्कुल लोहा हो जाएगा, मतलब आयरन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आयरन को राजा कहा जाता है, ठीक है। और ये पिलर ही जो था जो कि आर्कोलॉजिस्ट को जो है अट्रैक्ट किया था। और आपको पता होना चाहिए कि जेम्स प्रिसेप ने इसको पहली बार कोड किया था, जेम्स जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, आप नाम याद रखेंगे कि इस पिलर को डिकोड किसने किया था, तो जेम्स प्रिसेप ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या होता है, तो बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए, ये जिंक कोटेड आयरन होता है। क्यों किया जाता है, आप देखेंगे आजकल जो सोलर प्लेट्स लगाया जाता है, तो उसके नीचे जो उसको मतलब उसका बेस बनाया जाता है, उस बेस को भी गैल्वेनाइज्ड आयरन ही लगाया जाता है, जो कि जिंक कोटेड होता है, क्योंकि आपका वो पैनल जो है लाइफ है उसका 25 साल का है ना। तो 25 साल तक कुछ ना हो, आपका अंधड़ तूफान आएगा तो रस्ट हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो होते ही रहेगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, उसमें गैल्वेनाइज्ड कोटिंग कर दी जाती है। तो वो कौन सा कोटिंग होता है, तो जिंक का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में लगभग ये पूछा ही जाता है। चलिए बोलता है कि 156 को डिवाइड कीजिए 1 2 3 4 में, ठीक है, कैसे करेंगे, तो 2 1 3, आप देख लीजिए 1 + 2 + 4 + 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 156। तो 5 4 9 2 11 1 12, 12 की वैल्यू 156 दी हुई है, तो 12 × 12 12 3 36, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो यहाँ पर 13 हो गया, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 13 पचे 65। तो आप अब आंसर अपना मिला लीजिए कि कितना आएगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो गया सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है कि मोनिका जो है 9 घंटा 15 मिनट लेती है किसी डिस्टेंस को वॉक करने में, और उसी प्लेस पर आने में, मतलब चलना और आना 9 घंटा 15 मिनट लगा है। शी कुड वॉक बोथ वेज इन 11 आवर 12 मिनट, ठीक है। मोनिका टेक्स 9 घंटा 15 मिनट इन वॉकिंग द डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक टू द सेम प्लेस वेयर शी स्टार्टेड। शी कुड वॉक बोथ वेज इन 11, है ना। तो अब ये जो है वॉक कर सकती है बोथ वेज 11 घंटा 12 मिनट में। तो टाइम टेकन बाय हर टू राइड बैक बोथ वेज, तो पूछता है कि दोनों तरफ से इनको आने में कितना लग रहा है। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत फेमस सवाल है जो एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है इस तरह के सवाल। तो वॉक और राइड मिलके ये कितना कर रही है, 9 घंटा 15 मिनट में कर रही है ना। और दूसरा देखिए ये दोनों तरफ से वॉक ही कर रही है, तो वॉक और वॉक मिलके ये कितना कर रही है, 11 घंटा 12 मिनट में। तो अब आप क्या करेंगे, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि अगर एक तरफ से ये वॉक करेगी तो कितना लगेगा इसको, क्योंकि 2 वॉक कितना आ जाएगा आपके पास, तो 11 घंटा 12 मिनट को 2 से भाग लगा दीजिए, क्योंकि ये 2 बार आ जाएगा वॉक, है ना। आप एक्स भी मान सकते हैं, मैंने वॉक ही मान लिया, ठीक है। अब आप इक्वेशन मतलब इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो राइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 घंटा 9 घंटा 15 मिनट में से 9 घंटा 15 मिनट में से
और ये घटा दीजिए आप बिल्कुल 11 घंटा, 11 घंटा और 12 मिनट, तो 2 से आप भाग लगा दीजिए, आपका ये कितना आ जाएगा, तो 9 घंटा 15 मिनट माइनस 11 घंटा बाई 2 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 घंटा और 36 मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको घटा लीजिए, तो घटाने पर कितना आ जाएगा, तो 36 में से 15 नहीं जाएगा तो इधर 8 आ जाएगा, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, बिल्कुल, तो 8 में से 5 गया 3 नहीं, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 घंटा 39 मिनट आ जाएगा ये, है ना। तो दोनों तरफ से पूछा है, दोनों तरफ से राइट कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू राइट कर दीजिए, तो 2 इंटू 3 आवर 39 मिनट कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपका 7 घंटा 7 आवर 80 मिनट। अगर कई लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं उनका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आपका 9 घंटा 15 मिनट में है तो आप ऐसे भी कर लीजिए, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो आप ऐसे कर लीजिए कि 9 घंटा में तो 9 को 60 से गुना कर लीजिए और 15 उसमें जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 54 मतलब 540 और 15 जोड़ दीजिए तो 5 4 1 5 और ये हो गया 5 555 टिकिया और साबुन। ठीक है, प्रचार आता था टीवी में, आप लोगों ने देखा होगा। उसी तरह से आप क्या कर लीजिए, 11 घंटा है तो 11 गुना 60 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 11 छक 66 और उसमें 12 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 1 7 6, तो इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 3 6 2 6 12, अब इसको 336 घटा दीजिए तो 6 9 15 हो गया। उसके बाद 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 119, अब इसको 60 से भाग के लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, तो 3 घंटा आ गया ना, और बचा हुआ कितना है, तो 180 8 3 11 39 मिनट आ गया ना, तो आप देख लीजिए कितना आ रहा है ये, हाँ 3 घंटा 39 मिनट आ रहा है। तो देखिए मैंने वही लिखा है यहाँ पर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे मैंने लिखा है। चलिए तो यहाँ पर जो सवाल का आंसर होगा कितना होगा, 7 घंटा 18 मिनट, नन अदर देन 1। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपसे पूछा गया है, डिग्रेडेशन ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट हैज नॉट रिजल्टेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से क्या ऐसा हालांकि बहुत जरूरी है आजकल इन्वायरमेंट को भी बचाना। आप देखिए कि पॉल्यूशन किस हिसाब से बढ़ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से, तो हम लोग को भी सावधान रहना चाहिए और कम से कम पॉल्यूशन फैलाना चाहिए। तो डिग्रेडेशन ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट डिग्रेडेट हो रहा है, उनमें से ऐसा क्या है जो कि इस रिजल्ट को नहीं शो कर रहा है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लैंडफिल, है ना। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, बाप रे बाप, आप देख लीजिए दिल्ली में पता चल जाएगा, यूवी रेडिएशन देख लीजिए, चरम रोग के पेशेंट्स कितने बढ़ रहे हैं, बस लैंडफिल नहीं हो पा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा है कि रीमा पॉइंटेड टुवर्ड्स अ पेंटिंग एंड सेड ही इज माय सन्स पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ फादर्स फादर, हाउ इज ही रिलेटेड टू रीमा। तो चलिए अच्छा सवाल है, बनाते हैं इसको। कह रहा है कह रहा है कि रीमा जो है पॉइंट कर रही है, तो चलिए रीमा किसको पॉइंट कर रही है, रीमा पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पेंटिंग, तो आपके पास कोई एक पेंटिंग है यहाँ पर, तो इस पेंटिंग को पॉइंट कर रही है, तो पॉइंटिंग करते हुए कहती हैं कि ये जो है, तो ही मतलब पेंटिंग प्लस हो गया, तो ही इज माय सन्स पैटर्नल ग्रैंडफादर, ही इज माय सन्स पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो क्या हो गया, तो जो आपका क्या बोलते हैं इसको, ही इज माय सन्स पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉज फादर्स फादर, तो सबसे पहले तो इनके पिताजी के पिताजी कर लेते हैं, है ना, रीमा जो है इनके पहले फादर्स, मतलब ये प्लस हो गए, और फिर इनके फादर, ठीक है, इनके फादर के फादर, और क्या बोलती है कि डाउटर इन लॉ, तो मतलब ये बन गई रीमा, क्या बन गई, डाउटर इन लॉज बन गई, तो ये डॉटर इन लॉज बन गई, और फिर क्या हो गए, इन्हीं के क्या है, ये पुत्र है ना। तो आपसे पूछा क्या गया है कि हाउ इज ही रिलेटेड टू द रीमा, तो पूछा गया है कि ये जो है किस हिसाब से रिलेटेड है, तो आप देख लीजिए पैटर्नल ग्रैंडफादर हो गए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, क्या बोला गया है कि ये जो पेंटिंग है, पेंटिंग क्या है कि ही इज माय सन्स पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर जो है, तो अगर मैं यहाँ से आपको इस तरह से दिखा देता हूँ डॉटेड लाइन से, यहाँ पर ये जो है, ये क्या हो गया आपके, ये पैटर्नल ग्रैंडफादर हो गए, पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, है ना, फादर्स फादर, तो ये तो रीमा ही हो गई डॉटर इन लॉ, और उन्हीं के क्या है, ये उनके पुत्र हैं, सुपुत्र हैं,
तो तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि रीमा से ये कैसे रिलेटेड हो गए। तो रीमा से कैसे रिलेटेड हो जाएगा ये पेंटिंग, ये इनके क्या होगा, ये तो इनके ग्रैंडफादर ही हुए ना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, पैटर्नल ग्रैंडफादर हो गए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भीमबेटका केव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भीमबेटका केव कहाँ पर है, तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट। और रायसेन डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ पर है, तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है भारत के मध्य प्रदेश में। तो आपको बता दूं कि ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बोलता है कि द फेनोमेनन ऑफ द न्यूक्लियर असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन पहले बता देता हूँ। देखिए सन एक ऐसा एग्जांपल है। आप देखिए जो आपके पास परमाणु बम बनता है ना, एटम बम जो बनता है वो फिजन रिएक्शन होता है, और जो आप सूर्य पर देखते हैं जो ज्वालामुखी फटता है वो फ्यूजन का एग्जांपल है। फ्यूजन ज्यादा खतरनाक होता है फिजन के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि फिजन जो होता है बड़े अणु के मतलब बड़े एटम से वो छोटे छोटे एटम में टूट जाता है, लेकिन छोटे छोटे एटम मिलके क्या बना देते हैं, एक बड़ा एटम बना देते हैं। तो ये प्रक्रिया आपका हो गया फ्यूजन, और ये प्रक्रिया आपका हो गया फिशन। ठीक है, आप याद रखने के लिए फिश याद रख सकते हैं कि फिश हो गया। तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो फिजन से आपका क्या बनता है, परमाणु बम बनता है। वैसे हाइड्रोजन बम भी आजकल बनने लगे हैं, है ना, फ्यूजन रिएक्शन से। इसमें कंट्रोलिंग बहुत मुश्किल हो जाता है फ्यूजन में, और इस पर भी आजकल साइंटिस्ट काम चल रहे हैं। अगर ये लोग फ्यूजन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका बिजली बनाना भी काफी मतलब ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा। तो मतलब थोड़े से न्यूक्लियर सोर्स से यानी यूरेनियम से आप बहुत ज्यादा अमाउंट में बिजली बना पाएंगे अगर फ्यूजन रिएक्शन कराने में कामयाब हो जाते हैं हमारे साइंटिस्ट। चलिए होप फॉर द बेस्ट। तो देखिए फिजन रिएक्शन के बारे में पूछा गया है, तो द फेनोमेनन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन जनरेट्स ग्रेट एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल होता ही है, नो डाउट। और क्या पूछा गया है, द प्रोसेस इन विच अ न्यूक्लियस इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, है ना। तो बिल्कुल दो पार्ट में ये टूट रहा ही है। लेकिन जो आपका सही आंसर होगा कि असर्शन और रीजन तो ट्रू है, लेकिन न्यूक्लियर फिजन का ये कारण नहीं होता है। ठीक है ना, कारण में आपको बताना पड़ेगा कि आपका फिजन रिएक्शन का कारण क्या होता है। चलिए मैं आपको फिजन रिएक्शन के कारण भी लिखा देता हूँ। तो कारण क्या होता है, तो यूरेनियम का बम्बार्डमेंट करते हैं 235, 235 या 200, फिर ये यूरेनियम 236 बनाते हैं 236, और उसके बाद हम इसको दो भाग में तोड़ देते हैं। एक होता है क्रिप्टन 92 और दूसरा हो जाता है बैरियम 141। तो ये कारण होता है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए अब आपसे पूछा गया है कि देखिए आप काउंटर को क्या लिखा गया है, एन टी ई आर। तो अगर आप चलिए सी ओ यू एन टी ई आर, काउंटर को क्या लिखा गया है, एन टी ई आर सी ओ यू। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ओ, यहाँ पर ये, उसके बाद आपको, चलिए, और उसके बाद क्या आपको बनाया जा रहा है, तो ठीक है सी ओ यू, इस वाले टर्म को यहाँ ऐसे लिख दिया गया है, और एन टी ई आर को यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका एनालॉजी है, तो एना सबसे लास्ट में खोज लेंगे आप। तो आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, एना सबसे आखिरी में कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस ऑप्शन में दिख रहा है। बस ये आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछा गया है कि कौन सा ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी होता है जो कि डील करता है डायमेंशन और टॉलरेंसेस से ऑफ लेस देन 100 nanometers, especially the manipulations of the individual atoms and the molecules। तो इसी ब्रांच को देखिए ना, आपको नैनोमीटर साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, बस आपको ऑप्शन में हिंट मिल गया, इसी को नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अगले सवाल में बढ़ते हैं। ब्लडलेस सर्जरी इज डन विद, तो कौन सा ऐसा सर्जरी है जहां पर कि आपको खून वगैरह नहीं गिरता है, तो बिल्कुल लेजर आपका सही जवाब हो गया। तो अब आपको बोलता है इसको कैसे करेंगे आप जल्दी से। तो देखिए कई लोग जो है मैं बता देता हूँ कि आप देखिए इसको बिल्कुल आप बेसिक पे जाइए, 35968। ठीक है, आप डिवाइड को क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा 1/562, फिर डिवाइड है तो फिर मल्टीप्लाई 1/8 कीजिए, है ना। पहले 8 से इसको काट लीजिए, तो 8 चौके 32, 3 हो गया, 8 चौके 32, 7 हो गया, 8 9 72, 8 6 48। ठीक है, अब देखिए ये किससे कट रहा है, तो 8 7 56 नहीं, 2 से कट जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या कर लेगा, और अगर मैं यहाँ 8 से गुना कर देता हूँ, जी हाँ बिल्कुल 15 40, तो ये कितना टाइम चला जाएगा 8 बार में। तो आपका आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। तो सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है कि मिस्टर यशवंत इन्वेस्टेड मनी इन एफ डी, हाउ मच विल ही गेट मैच्योरिटी। 1000 का अगर वो इन्वेस्ट करते हैं 20% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ,
कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्वार्टरली दे दिया गया है तो आपको रेट में 4 से भाग लगाना होगा और टाइम में 4 से गुना करना होगा। तो आपके पास देख लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है, ₹10,000 दिया हुआ है आपके पास यहाँ। उसी तरह से रेट कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल 20 को 4 से भाग लगा लीजिए तो 5% हो गया। और क्वार्टरली हो गया, टाइम कितना दिया हुआ है, 6 मंथ दिया हुआ है। तो 6 मंथ को 4 से गुना कर दीजिए तो 6 चौके 24 हो गया। 24 महीना को आप क्या लिख सकते हैं, 2 साल लिख सकते हैं। तो 2 ईयर आपका आ गया। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि अगर, तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, आपसे पूछा ही गया है कि अमाउंट निकाल के बताइए कितना होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर n। तो P कितना दिया हुआ है आपका, 10,000 दिया हुआ है, इंटू 1 प्लस रेट कितना है आपके पास 5 है, तो 5 बटा 100 कर दीजिए, n हो गया 2। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे फटाफट, तो 10,000 इंटू आप कर लीजिए 105 बटा 100 और 105 बटा 100 कर लीजिए। तो ये डबल जीरो, तो यहाँ से चारों जीरो कट गया। तो 10 और 1 11 है ना, तो 11 धाम 110 और 50 25, 110 और आपका क्या हो जाएगा 0 25। तो आपका क्या हो गया 110 0 25 कितना हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड का मतलब गुना दिया हुआ है। उसी तरह से माइनस का मतलब क्या दिया हुआ है, माइनस का मतलब प्लस दिया हुआ है, प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई दिया हुआ है, और गुना का मतलब क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है 19 भागा 9 गुना 51 माइनस 171 प्लस 19 कितना हो जाएगा। तो चलिए चेंज कर देते हैं, 19 भागा को गुना से करना है तो 9, गुना को माइनस से करना है तो माइनस 51, ठीक है। और माइनस को क्या करना है, प्लस कर देना है तो प्लस 171 और प्लस को डिवाइडेड बाई 19। तो देखिए बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए। तो 19 नवा खतरे से होता है तो 19, और यहाँ पहले गुना कर लेंगे तो 19 नवा कितना होता है, 9 9 81 9 8 17, ठीक है। और माइनस 51 और ये हो जाएगा प्लस 9। तो क्या करेंगे, तो 51 में से 9 जाएगा, 9 2 11, तो 171 में से 42 घटा दीजिए तो 9 2 11 और 6 में से 4 गया 2, 129 बिल्कुल आपका सही आंसर कितना हो जाएगा 129। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 3129, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। आप बिल्कुल बने रहिए अंत तक, आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो जीके के क्वेश्चन हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो। आपको पीटी मेंस किसी में दिक्कत नहीं होगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पीडीएफ की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दे दूंगा, आप उसे बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए पल पल के अपडेट के लिए। तो देखिए एलसीएम कितना दिया हुआ है आपके पास, एलसीएम दिया हुआ है 56। आपसे पूछा है कि एचसीएफ की वैल्यू बताइए, फर्स्ट नंबर कितना है और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट दे ही दिया है 3192। अब ये 56 से कितनी बार में कट जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 56, तो 56 से आप काट लीजिए 8 से 56, तो 8 3 24, 7 8 9 72, 8 9 72, 7 से भी काट के देख लीजिए, 7 5 35, 7 49, तो ऐसे कितना आ गया, बिल्कुल 57 आपका आंसर आ गया। तो मात्र 10 सेकंड या 20 सेकंड में आपका सवाल हल हो जाएगा। देखिए इधर, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिबेलियंस वाज नॉट अगेंस्ट द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश रूलर। पूछता है कि कौन जो है इनमें से रिबेलियन जो है ब्रिटिश रूलर पर नहीं थे। तो बिल्कुल फकीर एंड सन्यासी रिबेलियन हुआ था, इंडिगो आपको पता है महात्मा गांधी, संथाल रिबेलियन बिल्कुल हुआ था झारखंड में, और नक्सलबारी रिबेलियन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। नक्सलबारी रिबेलियन जो था ये आपका इंडिपेंडेंस के बाद है, तो ब्रिटिश क्या करेंगे, ये 1967 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था, तो ये वेस्ट बंगाल में हुआ था। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। नक्सली बारी, नक्सल तो उस समय थे नहीं, उस समय तो देशभक्त थे। चलिए, आउट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप अवार्ड विच वन इज अवार्डेड द बेस्ट गोलकीपर। तो बेस्ट गोलकीपर को इसमें से कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो आपको नाम ही से पता चल रहा होगा, गोल्डन ग्लोब आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अमंग द डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट एंड द मोस्ट डिटेल। तो सबसे ज्यादा कौन सा लिखा गया है, तो आपको पता है कि इंडिया के लोग बहुत क्रिटिकल होते हैं, है ना, और बहुत मस्ती वाले होते हैं। तो इन्होंने ही पूरा का पूरा लिख दिया, हमारे अम्बेडकर साहब ने। और 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, 26 नवंबर, आप याद रखिएगा, आप एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। तो नवंबर के करंट अफेयर जरूर पूछे जाएंगे। तो संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर। और इस बार क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद साहब ने बिल्कुल भाषण दिया था
कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर, और उन्होंने प्रियम्बल के बारे में पूरा समझाया था अपने भाषण में। नहीं देखा है तो जरूर देखिए उनका भाषण, आपको प्रियम्बल भी समझ में आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बोलता है कि मिस्टर युगीश बोरोड रुपीज 3500 बोरो किया है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे दिया, 3500 रुपया दे दिया है। और रेट आपके पास कितना दिया हुआ है, 4% दिया हुआ है। तो पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम 2 साल के लिए दिया हुआ है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, तो P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर n माइनस 1 होता है। बिल्कुल इसको याद रखिए। आप बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हैं, अगर आपको शॉर्टकट नहीं आता है, जरूरत भी नहीं है आपको शॉर्टकट के लिए। मेन्स एग्जाम में आपको ये सब कुछ भी काम नहीं करता है, मेन एग्जाम्स में। तो आर कितना दिया हुआ है, 4/100 और पावर एन, एन कितना दिया हुआ है, 2 माइनस 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आप अपनी कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। 4×25=100, तो ये लगभग हो जाएगा आपका 25 और 1 26, 26 26 676, 676 में से 625 घटा लीजिए और बटा 625 कर दीजिए। तो 3500 मल्टीप्लाइड बाई 676 में से 625 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5 और बटे 625। तो आपका कितना हो गया, 51/625। अब आप इसको काट लीजिए 25 टाइम्स में, और ये कितना आ जाएगा 25 और 10 हो जाएगा 25 के साथ 0। उसके बाद बचा 25 और ये हो जाएगा 5 गुना के 10 और 5×8 40 हो गए। तो अब आप 28 और 51 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 3785.6 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की। ट्रैक्टर को क्या लिखा गया है, ट्रैक्टर को 24 लिखा गया है। चलिए कैसे लिख दिए हैं भाई, TRACTER, ट्रैक्टर को 24 लिखा हुआ है। ट्रॉली को TROLLEY, ट्रॉली को क्या लिख दिया गया है, 14। तो आपसे पूछा क्या गया है कि स्कूटर को आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखे हैं ये। तो ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर को कैसे लिखे हैं, तो आप देख लीजिए। हाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट है, इसको 2 से गुना कर लीजिए तो ये भी 14 आ गया। 2 2 4 2 6 1 7, ये भी 7 गुना 2 को 14 लिखे हैं। तो आप देखिए, आप इन सवालों को जरूर नोट करके रखिए। आप सवाल को नोट करके लिखिए और वहां पर अपने कॉपी को साइड में लिखिए, जहां पर आप ये सवाल कर रहे हैं वहां पर आप इस पैटर्न को लिखिए कि ऐसे सवाल एग्जाम से पूछे गए तो दोबारा, तभी आपको वो स्ट्राइक करेगा एग्जाम में। नहीं तो आप देखिए खोजते ही रह जाएंगे। तो स्कूटर कितना है, 2 2 4 2 6 1 7, तो 7 गुना 2 कितना हो गया, 14। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, 14। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए आपसे क्या सवाल पूछा गया है, तो डेटा दिया हुआ है। तो कहता है कि देयर वेयर 3 सेक्शंस नेमली ए बी सी इन अ टेस्ट। Out of the 3 sections, 33 students pass in the section A, 34 students pass in the section B and 32 students pass in the section C. 10 students pass in the section A, उसी तरह से section B, section C इस तरह से दिया हुआ है। तो the number of students who passed each section alone was equal and was 21 for each section. So how many passed all the 3 sections? चलिए अब इस सवाल को बनाने के लिए आपको बिल्कुल पूरा पढ़ना पड़ेगा इस सवाल को। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। तो 3 सेक्शन दिया गया है, तो 3 सेक्शन लिख लेते हैं हम। ये सेक्शन कौन कौन से हैं आपके पास, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो सेक्शन ए में कितना दिया हुआ है, तो आउट ऑफ द 3 सेक्शन 33 स्टूडेंट पास इन द सेक्शन ए। तो पास कितना हुआ, तो पास कितना हुआ आपके पास, तो ए सेक्शन में 33 बोला है। उसके बाद 34 स्टूडेंट जो है बी सेक्शन में बोला है और 32 स्टूडेंट जो है सेक्शन सी में बोला गया है। 10 स्टूडेंट पास इन द सेक्शन ए। उसके बाद जो है फिर से बोला है कि कितना है, 10 जो है सेक्शन ए से पास हुआ है, सेक्शन बी से 10 स्टूडेंट पास इन द सेक्शन ए एंड सेक्शन बी 9 और 8। क्या बोल रहा है, एक मिनट फिर से देखा जाए। क्या बोलता है कि 10 स्टूडेंट पास्ड इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब जो है सेक्शन ए और बी में मिला के कितना पास हुआ है, तो 10 तो हुआ है। उसी तरह से बी और सी में मिला के कितना हुआ है पास, तो बी और सी में मिला के कितना हुआ है आपके पास 9 हुआ है। और सी और ए में मिला के कितना पास हुआ है, तो 8 स्टूडेंट पास हुआ है। तो अब आपसे बोलता है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड ईच सेक्शन अलोन वाज इक्वल एंड was 21 for each section। बोलता है कि the number of students passed in the each section alone was equal and was 21 for each section। मतलब A बराबर B बराबर C बराबर टोटल क्या है, वो पास है, 21 तो पास है। तो पूछ रहा है आपसे कि how many passed all the 3 sections। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितने पास किए हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, चलिए बनाते हैं इस सवाल को। तो हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, तो अब इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, तो ये वेन डायग्राम का सवाल है।
ऐसे सवाल को आप हमेशा आखिरी में अटेम्प्ट करें ताकि आपके पास टाइम हो, क्योंकि ये काफी हाई प्रेशर वाला क्वेश्चन होते हैं ये सब। तो देखिए 3 डायग्राम मैं बना देता हूँ आपके लिए। ये हो गया पहला, ये हो गया आपके पास दूसरा, और जो तीसरा होगा आपको, जो तीनों में होगा, ये लीजिए तीसरा भी मैं बना दे रहा हूँ आपके लिए। अब जो है आपसे बोला है कि तीनों में 21 21, चलिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक है, अब ये 3 सेक्शन हो गए। अब आपको बोला है कि तीनों में तो इक्वल है, पहले ये 21 21 वाले, है ना। अब उसके बाद क्या बोला गया है, अब आपसे बोला गया है कि जो ए और बी सेक्शन में मिला के, ए और बी सेक्शन में मिला के आपके पास कितने हैं, तो 10 है। तो आपके पास टोटल तो कितने हैं, टोटल तो 33 है ना, तो 33 है। तो और आपसे क्या बोला गया है कि जो कॉमन है, मतलब कि ए और बी में कॉमन कितना बोला गया है, 10 बोला गया है। और जो आपका बी और सी में कॉमन बोला गया है 9 बोला गया है, और ए और सी में कितना कॉमन बोला गया है, 8 बोला गया है। तो आप देखिए, अगर मैं 10 कॉमन लेता हूँ तो आपको बी और सी में भी तो 9 कॉमन दिया हुआ है। तो अगर मैं सिर्फ ए और बी का लिखूंगा तो यहाँ पर कितना लिखूंगा, मैं 4 लिखूंगा। उसी तरह से अगर मैं बी और सी की बात करता हूँ तो बी और सी में 9 है, तो और इधर 10 और 8, तो यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा, 3 लिखूंगा। और इसमें फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो कॉमन टोटल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखिए 6 4 10 2 12, 21 12 33, और आप देख लीजिए 21 4 25 34 3 33, और 21 21 और 2, 21 और 2 23, 23 और 6 29, 29 और 3 32। तो ठीक है, मतलब हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए ये 3 सेक्शन है आपके पास, ए बी और सी। तो आपको आखिरी में क्या बोला गया है, तो आपको आखिरी में क्या बोला गया है कि जो ए बी और सी है, ये तीनों कितने हैं, तीनों में 21 21 तो बराबर जो है पास किए ही हैं। अब उसके बाद बोलता है कि 33 में से अब आपके पास 21 चला जाएगा, है ना। 33 33 में से जो है 21 आप निकाल दीजिए, तो आपके पास कितना बचेगा, 12 बचेगा ना। तो 12 में से आपको क्या करना है, आपको बोला क्या है कि 12 में से जो है आपको जो ए और बी में जो कॉमन है वो कितने हैं, 10 है ना। तो 10 आपके पास है यहाँ पर, 9 आपके पास इतना 10, बी और सी में कितने कॉमन है, 9 है। तो अगर ए और बी मिला के 10 कॉमन है, तो मतलब ये 6 और 4 जुड़ेगा तब तो 10 आएगा। उसी तरह से 9 कॉमन है तो 6 और 3 लेना पड़ेगा हमको, और उसी तरह से 8 है तो 6 और 2 8 लेना पड़ेगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से कि मैंने इसको कैसे कैलकुलेट किया है। तो अब आपका डायग्राम सही बैठ गया है। तो अब आपसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी पास्ड ऑल द 3 सेक्शन। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर आप देख लीजिए 6 जो है कॉमन निकल रहा है, तो 6 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन वन और द मोर सेक्शन ऑफ द सेक्शन टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड इन द सेक्शन ए अलोन। तो आपको ए सेक्शन में पास्ड स्टूडेंट कितना दिख रहा है, 21 दिख रहा है, और बाकी तीनों सेक्शन का मिला के आपसे पूछा गया है। तो अब आप जोड़ के देख लीजिए, आपको जोड़ के देखेंगे तो ये आपका, मैं आपको लिख देता हूँ। तो अब आप देख लीजिए 21 या 63 हो जाएगा, और 6 3 9 4 13, 13 और 2 15, तो कितना हो गया 78/21। तो मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, एक। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी पास ओनली वन ऑफ द 3 सेक्शन। बोलता है कि केवल एक ही पास किया है। तो आपके पास बिल्कुल 21 या 63, मतलब आप देख लीजिए ना, पूछा क्या है कि ओनली वन ऑफ द 3 सेक्शन। तो वन ऑफ द 3 सेक्शन मतलब एक में ए पास किया 21, दूसरे में बी पास किया 21, और तीसरे में भी 21, तो कितना हो जाएगा 21 किया 63। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स कैन नॉट बी कॉल्ड। और अगर आपको वो प्रश्न समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए। तो कैन नॉट बी कॉल्ड अ सोशल इंसेक्ट। तो इनमें से किसको सोशल इंसेक्ट नहीं कहते। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सोशल इंसेक्ट की परिभाषा क्या होती है ना। तो सोशल इंसेक्ट, जैसे देखिए, जैसे आदमी सोशल कब कहलाता है, जब वो समाज में रहता है, पूरे समाज में। उसी तरह से ऐसे इंसेक्ट जो कि कॉलोनी में रहते हैं, है ना, कॉलोनी में रहते हैं या कम्युनिटी में रहते हैं उसके साथ, ठीक है, तो ऐसे इंसेक्ट्स को भी सोशल इंसेक्ट कहा जाता है। तो आप देखिए हनी बीज जो होती हैं, ये सारे के सारे आप देखिए झुंड में रहती हैं। टर्माइट्स भी देखिए झुंड में रहते हैं, चींटियां भी झुंड में रहती हैं। लेकिन ये जो क्रिकेट होता है ना, ये आपका झुंड में नहीं होता है, तो इसलिए ये सोशल इंसेक्ट नहीं है। अब बोलते हैं कि द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए रोहम्बस क्या होता है। तो चलिए मैं आपको रोहम्बस की प्रॉपर्टीज पहले बता देता हूँ। तो रोहम्बस, चलिए मैं आपको पहले शेप बना के दिखा देता हूँ। तो रोहम्बस का देखिए यही शेप होता है, इसके चारों साइड बराबर होते हैं। मतलब अगर ये ए है तो ये ए है, तो ये ए है।
तो रोहम्बस क्या होता है, और जो इसके डायगोनल्स होते हैं, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मैं लिख देता हूँ, सब कुछ मैं लिख दूंगा आपके लिए, ताकि आपको पढ़ने में, आपको पीडीएफ से काफी आसानी हो। तो इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बराबर नहीं होते हैं। स्क्वायर में डायगोनल्स बराबर होते हैं, है ना, साइड्स भी बराबर होते हैं, तो रोहम्बस के साइड बराबर होते हैं, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो अगर ये D1 है तो ये D2 होता है, D नहीं होता है। और तो मैं क्या लिख दूं, मैं पहला आपको लिख देता हूँ कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, सभी साइड इक्वल होते हैं। दूसरा इनका क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो डायगोनल्स क्या करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो सवाल आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया कि इनका एरिया क्या होता है, तो इनका एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोहम्बस भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हाफ इंटू D1 इंटू D2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो डायगोनल से रिलेटेड मैंने सारी चीजें आपको बता दी। अब आपसे सवाल क्या पूछा है, अब आपसे सवाल पूछा है कि बताइए कि जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है रोहम्बस का वो कितना होता है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री रोहम्बस का आप कितना होगा, अगर आप फिगर देखकर समझ गए होंगे तो ये 2 होता है, तो मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। सिमेट्री क्या होगा, रोटेशनल सिमेट्री, आप रोटेट करके देख लीजिए, इसका 2 आएगा। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको फिर। तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखिए मैंने एक स्क्वायर बना दिया है, ठीक है। अब अगर मैं स्क्वायर की सिमेट्री आपसे पूछूं तो देखिए स्क्वायर को मैं यहाँ से भी बांट सकता हूँ, तो ये दो दो भाग में बढ़ जाएगा, यहाँ से भी बांटूंगा तो ये 2 इक्वल भाग में बढ़ जाएगा। तो आप इस मतलब सिमेट्री कितने तरह से बांट सकते हैं, तो आपको अब आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा कि अगर स्क्वायर की सिमेट्री आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये कितनी तरफ से बढ़ रही है, तो ये 4 तरफ से बढ़ रही है। इसकी कितनी सिमेट्री है, 4 सिमेट्री है। समझ में आ गया होगा आपको, क्यों, क्योंकि ये चारों तरफ से इक्वल भाग में बांटा जा सकता है। लेकिन अगर आप इस रोहम्बस को देखें, तो अगर आप इस रोहम्बस को देखेंगे तो इस रोहम्बस को हम लोग सिर्फ 2 ही ऐसा जगह है जहाँ से सिमेट्री बांट सकते हैं, है ना। या तो डायगोनल से इधर देखिएगा तो ही इसको इस पर लाइएगा तो इसका मिरर इमेज इस पर लाके बैठा दीजिए, यही तो सिमेट्री हो जाएगा। या तो आप क्या कीजिएगा, फिर यहाँ से इसको ऐसे काटिएगा तो आप इसको यहाँ से ऐसे इस पर लाके गिरा दीजिए, तो 2 ही तरफ से इसका सिमेट्री पॉसिबल है। इसीलिए इसका जो सिमेट्री हो रहा है 2 हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, इन इंडिया मोस्ट विलेजेस सफर ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग एंड नॉट द अदर। सबसे ज्यादा आई होप आपको इसका आंसर देख के ही पता चल गया होगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा पॉल्यूशन होता है। आपको पता है कि वाटर पॉल्यूशन इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, मतलब विलेज जो सबसे ज्यादा सफर होती है वाटर पॉल्यूशन में। हालांकि मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं टैप वाटर पहुंचाने के लिए, देखते हैं टारगेट से अचीव होता है या नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पूछ रहा है कि सुंदरबन जो है लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ द टाइडल हेलोफाइटिक डैश फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो सुंदरबन जो है आपको कैसा फॉरेस्ट है, तो आपको याद रखना है कि ये मैंग्रोव टाइप फॉरेस्ट है। मैंग्रोव का मतलब मैं समझा देता हूँ, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट आप सुंदरबन का जानते होंगे कि सुंदरबन जो है लार्जेस्ट डेल्टा है पूरे वर्ल्ड में, जो कि इंडिया और बांग्लादेश ज्यादा पार्ट इंडिया से शेयर करता है और कुछ पार्ट बांग्लादेश से भी शेयर करता है ना। और हेलोफैटिक प्लांट का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बिल्कुल पूरा बेसिक से तो हेलोफैटिक प्लांट का मतलब क्या होता है, हेलोफैटिक प्लांट का मतलब होता है ये साल्ट टॉलरेंट प्लांट होता है, क्योंकि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो सॉल्टी वाटर है यहाँ पर, तो ये कैसा हो गया, साल्ट को टॉलरेट कर लेता है, इसलिए ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, साल्ट टॉलरेंट प्लांट होता है। समझ में आ गया। और जो इनके पेड़ होते हैं ऐसे आप देखिएगा कि जैसे पेड़ में जो है लतर लटक जाते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, ठीक है। तो ये लोग सांस कैसे लेंगे, है ना, क्योंकि इनका बहुत सारा पोर्शन तो ये डूब जाता है। तो जो जो इनका जड़ होता है, जड़ से ऐसे बाहर निकला होता है, तो यहाँ पर एक होल होता है जिससे ये लोग सांस लेते हैं, जिसको कि हम लोग न्यू मेटाफोर्स बोलते हैं। चलिए मैं जीके के सेशन में इसको और डिटेल में समझाऊंगा। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बोलता है कि शरद इंट्रोड्यूस्ड मीना, ठीक है, तो यहाँ पर शरद हैं और मीना जी हैं। तो शरद और मीना जो है, तो शरद इंट्रोड्यूस कर रहा है मीना को एज ही सन्स पैरेंटल ग्रैंडफादर्स ओनली सिस्टर। क्या बोला गया है कि एज ही सन्स
पेरेंटल ग्रैंडफादर ओनली सिस्टर। तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो शरद का बेटा है, जो शरद का बेटा है ना, और शरद भी क्या हो गया, तो उनके हिसाब से सन्स पेरेंटल ग्रैंडफादर। तो अब जो है अब जो है इनका सन जो है, इनका रिलेशन किससे कहा गया है, तो ग्रैंड फादर से कहा गया है, और ग्रैंड फादर की सिस्टर कौन हो गई, मीना हो गई, है ना। तो अब पूछा गया है कि आपसे पूछा क्या गया है कि बताइए कि ये जो है शरद भाई से कैसे रिलेटेड है। तो ये प्लस हो गए हैं। तो आप देख लीजिए कि ये किस तरह से रिलेटेड है, तो पैटर्नल आंट से रिलेटेड है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। शरद ने मीना से कहा कि जो मतलब शरद जो मीना को जो है इंट्रोड्यूस कराते हुए कह रहे हैं कि एज हिज सन्स पैटर्नल, मतलब ये कौन है, ये जो है सन्स पैटर्नल ग्रैंडफादर ओनली सिस्टर, मतलब इनके जो बेटे हैं उनके ग्रैंडफादर की बहन है ना, बहन है। तो बहन क्या हो गई, अब शरद मतलब सन के ग्रैंडफादर, तो ये इनके पिताजी हो गए। अब ये इनके पिताजी, तो पिताजी की बहन का हो गई, बुआ हो गई, तो क्या हो गई, पैटर्नल आंटी ना हो गई, आंटी ने कराते हैं, आंट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अब आपसे पूछ रहा है इस सवाल में कि गिवन सीरीज, अच्छा ये जम्बल्ड दिया हुआ है आपको, SALTOTEUK। मैं आपको एक सलाह दे देता हूँ यहाँ पर कि आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को सबसे आखिरी में अटेम्प्ट करें। क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें फंस जाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है ना। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कि फ्रॉम द गिवन चॉइसेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द फ्लावर एंड द ट्री। तो इससे दो भाग बन रहे हैं, एक तो फ्लावर भी बन रहा है और एक तो ट्री भी बन रहा है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर कैसे बना सकते हैं। तो SALT, तो आपको एक फ्लावर बन रहा है और दूसरा टी बन रहा है। तो देखिए ट्री तो मुझे मिल गया, ट्री क्या बन रहा है, TEAK, ये टीक बन गया। और जो अपने पास फ्लावर बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो बाकी चीजें लिख लीजिए, तो LOTUS, तो लोटस बन गया। चलिए, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो बोला है कि फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द फ्लावर एंड द ट्री। तो फ्लावर का हो गया L, तो LT, लार्सन एंड टूब्रो। चलिए अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जो है DI से है, डेटा इंटरप्रिटेशन DI से है। तो चलिए बनाते हैं इस सवाल को। तो क्या बोला है कि बताइए कि आपको जो है क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, 6 गो ट्रक दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट डेज में ये लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं सवाल को। बोलता है कि व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक एस ऑन ऑल द डे टुगेदर। तो खोज लीजिए एस वाले ट्रक भाई साहब यहाँ हैं, इनको जोड़ दीजिए। तो 4 2 6, 6 8 14, 14 2 16, 4 20 5 25 हो गया, 2 बच गया। तो 9 7 16, 16 और 7 23, 23 और 2 25, 25 और 2 27 और 2 29, 3 3 6 3 9 2 11, 11 2 13, 13 और 2 15 और 2 1795। तो आपसे क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। तो 1795 को डिवाइड कर लीजिए। एवरेज का मतलब होता है नंबर 1 2 मंडे से लेके जोड़ लीजिए, 2 2 4 2 6, तो बस 6 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपका आंसर निकल गया डी। अब उसके बाद बोलता है कि इफ टू ट्रेवल द गिवन डिस्टेंस द टाइम टेकन बाय द ट्रक क्यू ऑन फ्राइडे वाज 8 आवर, देन व्हाट इज इट एवरेज स्पीड ऑन दैट डे। तो आपसे बोल रहा है कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे आप। तो आपको कितना कितना दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है ट्रक क्यू। तो क्यू भाई साहब कहाँ गए, यहाँ पर है क्यू भाई साहब। और फ्राइडे को देख लीजिए कितना किलोमीटर ट्रेवल किए हैं। तो डिस्टेंस हो गया 302 किलोमीटर, टाइम इनको लग रहा है 8 घंटा। तो बस स्पीड निकाल दीजिए, 302/8 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 8 3 की 24, 6, तो 6 हो गया, तो 8 से 56, बिल्कुल पहला ऑप्शन हो जाएगा 33.75। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑल द ट्रक टुगेदर ऑन सैटरडे। सैटरडे को सबका जोड़ लीजिए, तो सैटरडे इधर से जोड़ना चालू कर दीजिए। तो 2 4 6, 6 4 10, 2 4 6, 6 4 10 2 12। ठीक है, लास्ट में 2, तो ऑप्शन में देख लीजिए 2 जगह है। चलिए तो एक बार और निकालना पड़ेगा। 8 4 12, 12 और 7 19, 19 और 6 25, 25 और 8 33, 33 और 9 42 और 2 44। अब देख लीजिए 4 2 लास्ट में कहाँ पर है, तो 4 2 तो कहीं नहीं आ रहा है। एक बार मैं देख लेता हूँ फिर से। 8 4 12 12, 12 और 7 19 19 6 25, 25 और 8 33, 33 और 9
42 और एक 43 आएगा, सॉरी। तो 3 2 लास्ट में कौन सा है, तो आप बिल्कुल पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको टाइम बचाना है क्वेश्चन में। तो 50 क्वेश्चन की ये सीरीज थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बिल्कुल अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्षमता क्लासेस के नाम से। मैं आपको मिल जाऊंगा वहाँ पर, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा वहाँ पे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर पुट कीजिए, मैं आपको जरूर रेस्पॉन्स करूंगा, कोशिश भी करूंगा आपको पूरा रेस्पॉन्स करने के लिए। तो जाइए पीडीएफ लीजिए और अपने आप को पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एनटीपीसी एग्जाम निकालते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू।